देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बॉक्स बेइंग 2000 न्यूटन, एक बॉक्स जो है, एक बॉक्स रखा हुआ है, इसका वेट है यानी mg का वैल्यू जो है 2000 न्यूटन है, 2000 न्यूटन है। इज स्लोली स्लाइड थ्रू 20 मीटर ऑन स्ट्रेट रोड हैविंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 विद द बॉक्स। यहाँ म्यू का वैल्यू है 0.2 है। कहता है फाइंड द वर्क डन बाय पर्सन पुलिंग द बॉक्स विद द चेन एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। यानी एक आदमी जो है इसको F फोर्स इधर लगा रहा है थीटा एंगल पर और तब खींच रहा है, तब कहता है वर्क डन बताइए कि कितना होगा। तो देखिए आप लोग को तो याद कुछ रहता नहीं है ना, इसलिए चलिए हम ही मेहनत कर लेते हैं फिर से। देखिए इधर आपका mg लगेगा, इधर आपका नॉर्मल लगेगा, इधर आपका फ्रिक्शन लगेगा। इतना बात समझ में आ गया होगा आपको। और अगर इतना बात समझ में आ गया होगा तो इधर F cos थीटा होगा और इधर F sin थीटा होगा। देख लिए ध्यान से। सबसे पहले फोर्स निकालिएगा तब ना वर्क डन निकलेगा। आपको कहता है फोर्स निकालने के लिए, जबकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि एक्सेलरेशन कितना है, ये सब कुछ नहीं दिया है। तो इसका मतलब स्लोली है, और स्लोली का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 है। यानी इधर खिंचा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 लेना है। स्लोली का मतलब यही होता है, हर हाल में स्लोली है। तो स्लोली का मतलब ये हुआ, आप बात समझ में आ गया होगा। देखिए इस केस में क्वेश्चन एससी वर्मा का 20 नंबर फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला था, हम याद करने बोले थे लेकिन आप लोग को याद नहीं होगा इसलिए बता ही देते हैं। नॉर्मल प्लस F sin थीटा इक्वल टू mg होगा, ये बात पता है। इसलिए नॉर्मल इक्वल टू होगा mg माइनस F sin थीटा। अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला जो होता है म्यू इंटू एन होता है, यानी कि म्यू mg माइनस म्यू F sin थीटा हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, मोशन के तरफ वाले फोर्स को प्लस लेते हैं और अपोजिट वाले को माइनस, और फिर लोग को छोड़ देते हैं इक्वल टू एम में। और यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म हो या स्लोली मोशन हो, एक्सेलरेशन 0 हो तो आगे वाला और पीछे भी होता है। तो F cos थीटा इक्वल टू ऑल्सो होगा फ्रिक्शन। तो F cos थीटा इक्वल टू ऑल्सो होगा म्यू mg माइनस म्यू F sin थीटा। देखिए इसको इधर लाइएगा तो F कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आ जाएगा तो इधर बच जाएगा म्यू mg और डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। अभी आप फोर्स निकाले हैं, क्योंकि फोर्स निकालने के बाद ना वर्क डन निकलता है। तो अभी तो आप केवल फोर्स ही निकाले हैं, है ना। और वर्क डन का फॉर्मूला आपको पहले से पता है, वर्क डन बराबर होता है एफ एक्स कॉस थीटा। याद कर लिए, तो फोर्स तो निकाल ही चुके हैं यार। तो वर्क डन जब निकालिएगा तो देखिए वर्क डन जब निकालिएगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका वर्क डन इक्वल टू फोर्स। तो फोर्स का वैल्यू है म्यू mg, तो म्यू mg इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये हो गया। अब जरा गौर कीजिए, इंटू कॉस थीटा ऊपर होगा, क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं हम फोर्स का वैल्यू लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू लिखे हैं और कॉस थीटा का वैल्यू लिखे हैं। अब जरा गौर कीजिए, इस कॉस थीटा से दोनों में डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर से नीचे लाके जब डिवाइड कीजिएगा तो वर्क डन जो हो जाएगा आपका म्यू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और हो जाएगा म्यू टेन थीटा हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, ये हुआ आपका वर्क डन का फॉर्मूला के रूप में हम निकाल दिए। लेकिन क्वेश्चन में तो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ था, तो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ था इसलिए ए पार्ट में अब आते हैं। ए पार्ट में जब आएंगे तो जरा गौर कीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी बात को, है ना। कहता है ए पार्ट में है फाइंड द वर्क डन बाय पर्सन पुलिंग द बॉक्स। अच्छा mg का वैल्यू दिया है 2000 न्यूटन, तो यहाँ वर्क बराबर जो हो जाएगा आपका 0.2 म्यू का वैल्यू 2000 न्यूटन इसका, और 20 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट था दिया हुआ 1 प्लस 0.2 tan थीटा। आपका आंसर हो गया। लेकिन आंसर आपको मिलाना है अभी, मतलब अपने से, और उसके बाद हमको बताना है कि सर आंसर आ रहा है कि नहीं।
बी पार्ट में देखिए क्या कहता है, फाइंड द वर्क डन व्हेन द पर्सन चूज अ वैल्यू ऑफ थीटा इंस्टीट्यूट द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो आपको एफ मिनिमम का वैल्यू यहां से याद होना चाहिए। एफ मिनिमम क्या होता है भाई, तो याद कीजिए इसका वैल्यू जब लीजिएगा तो म्यू एम जी होगा एफ मिनिमम, और अंडर रूट होगा आपका 1 प्लस म्यू स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है म्यू मिनिमम का। याद कीजिए मिनिमम के लिए इसका एक ट्रिगो मैथ में फार्मूला पढ़ना है कि एक साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये सब पहले हम लोग सीख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है। ये हो गया एफ मिनिमम। अब इसके द्वारा वर्क डन कह रहा है निकालने के लिए, तो एफ मिनिमम के कंडीशन में थीटा जो होता था tan थीटा का वैल्यू भी होता था म्यू। ये बात याद कर लीजिए, अगर tan थीटा का वैल्यू म्यू है तो अब वर्क डन निकालिए। वर्क डन बराबर अब लिखिएगा तो एफ मिनिमम इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, फार्मूला इतना लिखिएगा। और जब इतना लिखिएगा तो देखिए ध्यान से एफ मिनिमम का वैल्यू क्या है, म्यू एम जी है, अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर है, देख लीजिए ध्यान से, इनटू डिस्प्लेसमेंट डी है, और कॉस थीटा का वैल्यू tan थीटा का वैल्यू म्यू है, तो कॉस थीटा का वैल्यू आप लोग को पता है, निकल जाएगा। यहां से छोड़ें, यहां से सॉल्यूशन कीजिए और हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए, देखते हैं कौन फास्ट सॉल्यूशन करके भेजते हैं एकदम फास्ट में। चलिए देखिए यहाँ पर आप लोगों को टाइम दिए थे बनाने के लिए। अब इसको क्या कीजिए 0.2 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ जो वर्क डन का आंसर आ जाएगा 0.2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, क्योंकि 0.2 को 0.2 कीजिएगा तो नीचे 5 हो जाएगा, आप प्लस tan थीटा हो जाएगा, और 0.2 कॉमन आके वो कट जाएगा, तो हो जाएगा 4 पर 4 0, मतलब इतना आंसर हो जाएगा आपका। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, अगर कोई कष्ट है तो बोलिए। ये आंसर इतना ही दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, है ना। फिर आपको कहा था यहाँ म्यू मिनिमम का वैल्यू निकालिए, तो आप लोग को कॉस थीटा का वैल्यू आ गया है, कितना है कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से, 1/1 अंडर रूट 1 प्लस कीजिएगा बदमाशी। हाँ कितना आ गया है, अंडर रूट 1 प्लस म्यू। आपका 1 बाई कितना, 1/1 अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अच्छा ये वाला सेम आ गया है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए, तो रूट गायब हो जाएगा यहाँ से, और वैल्यू पुट कीजिए आंसर आ जाएगा, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कीजिए आंसर 100% आ जाएगा। किन्हीं को भी कोई कष्ट है तब बोलिए, क्योंकि हम फिर आगे बढ़ेंगे अब। चलिए किन्हीं को कष्ट है, कौन सा नंबर, 15 नंबर में। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा तो कंसेप्ट पकड़ में आएगा। कहता पार्टिकल ऑफ मास मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब क्वेश्चन में पढ़ने के बाद आप लोग खुद समझिए कि ये रफ वाला सरफेस है कि स्मूथ वाला सरफेस है। इट्स वेलोसिटी वेरिंग विथ डिस्टेंस ट्रेवलिंग अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इसका जो वेलोसिटी वेरी कर रहा है ना, वो भी बराबर जो इक्वेशन दिया हुआ है ए है और अंडर रूट एक्स है। जबकि क्वेश्चन में फिर कहता फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट, एक्स इनिशियल जो है वो 0 है और एक्स फाइनल जो है आपका डी है। तो कहता है टोटल वर्क डन निकालिए ऑल फोर्स के द्वारा। तो पिछले क्लास में कुछ समझाए थे कि देखिए वर्क डन केवल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा से ही निकल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्यों पढ़े हैं, वर्क डन भी निकलता है उससे। तो आप लोग को कंडीशन क्या याद है कि ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल लोड पर कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, याद है क्या। यानी वर्क डन बराबर जो होगा आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो, के फाइनल माइनस के इनिशियल होगा, और काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी आता है,
तो यहाँ लिखेगा हाफ एम भी फाइनल का स्क्वायर और हाफ एम भी इनिशियल का स्क्वायर। तो हाफ एम तो कॉमन आ जाएगा, फाइनल में वेलोसिटी के बदले डी रखिएगा यहाँ पर ए रूट अंडर डी का होल स्क्वायर, हाफ एम भी स्क्वायर था, माइनस इनिशियल का, तो इनिशियल में एक्स के बदले 0 पुट कीजिएगा, तो ए रूट 0 का होल स्क्वायर कीजिए चाहे ना कीजिए तो बात बराबर है। यानी कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो होगा हाफ एम स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट से ये बाहर आ जाएगा, आई तो 0 हो गया योर आंसर। देख लीजिए, हम बोले थे ना पॉइंट टू पॉइंट लर्न करना पड़ेगा एकदम अच्छे से। अब देखिए 19 नंबर प्रॉब्लम है, उस 19 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उसके बाद 19 पे आते हैं। कुछ पूछना है तब बोलिए, और नहीं तो आगे बढ़ते हैं जो आप लोग पूछे हैं उन सभी क्वेश्चन पर। तो देखिए जो पूछे थे उनको समझ में आ गया होगा कि वर्क पावर एनर्जी भी वर्क डन निकालने में हेल्प करता है। अब 19 नंबर प्रॉब्लम में आते हैं, 19 नंबर प्रॉब्लम में आते हैं। एस वर्मा का है, वाटर फॉलिंग फ्रॉम 50 मीटर हाई फॉल इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए आप डैम्प से मतलब कि पन बिजली जिसको कहते हैं शुद्ध भाषा में, पानी के द्वारा जो बिजली पैदा किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अंग्रेजी में इसको कहते हैं, है ना, उसी से आपको बिजली जनरेट किया जा रहा है। तो नदी पर बांध या जहां बांध बना दिया गया, ये बांध जो है 50 मीटर की हाइट तक है। कितना मीटर हाइट है बांध का? 50 मीटर हाइट है। पानी इधर लबालब भर गया, स्टोर कर लिए। अब यहां से छेद कर दीजिए या पानी ऊपर से गिराइए, बात बराबर होता है, नीचे से ही ज्यादा। अच्छा ये बताइए डैम में बांध के पानी ऊपर से गिराइएगा कि नीचे से होल करके निकालिएगा बिजली पैदा करने के लिए? ऊपर से सर। नीचे से, नीचे से। ऊपर से बनाइए तो आप बड़का सिविल इंजीनियर बन जाइएगा, समझ जाइए। बारिश खत्म, बिजली खत्म, नीचे से होल कीजिएगा, तब ना पानी थोड़ा घटी हो जाएगा। 50 मीटर के बजाय 49.9 मीटर रहेगा, 49 मीटर रहेगा, तभी पानी निकलते रहेगा। थोड़ा बिजली कम पैदा होगा लेकिन निकलते रहेगा, पैदा होते रहेगा। अब 50 पर कीजिए तब बारिश हो रहा है, तब गिरेगा ऊपर से, तो नहीं गिरेगा, इसे नीचे से होल होगा। अब ये पानी जब यहाँ से निकलेगा तो अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना रिलीज पर सेकेंड का बात वो किया है, 1 into 10⁵ kg वाटर फॉल पर आवर, यानी कि मास ऑफ वाटर फॉल या आउट, जो भी लिखिए, आउट पर सेकेंड हम निकालेंगे, यानी m/t सेकेंड के टर्म में निकालेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया था 1.85 into 10⁵, 1.8 into 10⁵ kg पर आवर। घंटा में सेकेंड जो होता है 36 होता है। तो देखिए 2 जीरो ऐसी साफ हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 1 जीरो और साफ हो जाएगा। यानी आपको m/t का जो वैल्यू आएगा 50 kg वाटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहता है, जानते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितना पानी निकल रहा है उसके कारण पोटेंशियल चेंज होगा, तो उसका हाफ ही जो है इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल पावर जो है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड जो है हाफ ऑफ mgh बाई टाइम। जितना पोटेंशियल पर सेकेंड चेंज करा उसका हाफ पावर जो है किस में जा रहा है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है, आधा बर्बाद हो जा रहा है। तो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कितना हुआ, वो पावर का फॉर्मूला का वैल्यू आप निकालिएगा, टोटल पावर। तो हाफ तो रहेगा ही फैक्टर में, m/t का वैल्यू 50 है ऐसा यूनिट में। g का मान क्वेश्चन में क्या लेने के लिए दिया है, कुछ नहीं दिया है, 10 ले लेते हैं,
थोड़ा बहुत अंतर भागेगा। अब 9 पॉइंट लेके गुना भाग हम नहीं करेंगे। हाइट जो है आपका 50 है, लगभग आपका हो गया, देख लीजिए कितना आ गया, 2500। तो कितना हो गया देख लीजिए, हाफ ऑफ पावर जो कन्वर्टेड इनटू क्या है, तो आपको देखिए यहां से, तो यहां से वैल्यू निकालिए कि कितना हो गया आपका, हो जाएगा 125 पर कितना जीरो, 2 जीरो, इतना वाट पावर जनरेट हो रहा है पर, मतलब पावर जनरेट हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 100 वाट का कै गो लैंप जलाइएगा आप। नंबर ऑफ लैंप, लिट मतलब जलना होता, वही लिखा हुआ है, नंबर ऑफ बल्ब लिट, नंबर ऑफ लैंप लिट इक्वल टू होगा टोटल पावर, टोटल पावर हो गया 12500, एगो बल्ब का पावर तो कट गया। तो हमको आ रहा है 125 आंसर, लेकिन 125 से कम दिए होंगे आंसर, 123 दिए होंगे, 122 दिए होंगे, क्योंकि 9.8 लीजिएगा यहाँ पर 9.8, तो थोड़ा वैल्यू घटेगा नहीं, ये हम 10 ले लिए थे। किन्हीं को कोई कष्ट है तब बोलिए। नंबर देखते हैं, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है आपको 200 मीटर फ्री स्टाइल वोमेन्स स्विमिंग गोल्ड मेडल एट सियोल ओलंपिक 1988, मतलब 1988 में जो ओलंपिक गेम हुआ था ना, वो आपका सियोल नामक शहर में हुआ था। उसमें 200 मीटर तैराकी में, है ना, जो गोल्ड मेडल जीती थी वो थी, उसका नाम था हिक फेंड्रिच ऑफ जर्मनी का, और एक नया रिकॉर्ड बनाई थी कि 1 मिनट इतना सेकेंड में वो रेस जीत गई थी। एज्यूम ही कवर मोस्ट ऑफ द डिस्टेंस विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एंड यूनिफॉर्म मोशन से जा रही थी, पावर जो है इतना है मेंटेन, तो कैलकुलेट एवरेज फोर्स ऑफर्ड बाय वाटर ड्यूरिंग द स्विंग। तो देखिए पावर का फॉर्मूला जो हमको पता है क्या है, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। पावर क्वेश्चन में दिया है कि 460 वाट पावर वो जनरेट कर रही थी, और फोर्स के बारे में नहीं दिया है, वही फोर्स निकालना है आपको, जबकि वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आपको पता है कि डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो 200 मीटर बटा टाइम, टाइम जो दिया हुआ है 1 मिनट 57 सेकेंड, यानी 117 सेकेंड दशमलव 56 सेकेंड, इतना सेकेंड है। तो यहाँ से फोर्स नहीं निकल जाएगा आप लोग से, बताइए, ये सब क्वेश्चन पूछिएगा तो हमको अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है। इतना न्यूटन फोर्स आपका आ जाएगा, गुना भाग कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन की बारी। कहता है अनरूली डिमोस्ट्रेटर, डिमोस्ट्रेटर मतलब जो एक्सपेरिमेंट करके दिखलाता हो, अनरूली मतलब अनपढ़ गवार है। लिफ्ट अ स्टोन ऑफ मास 200 ग्राम फ्रॉम द ग्राउंड एंड थ्रो इट हेट ऑफ अ टेंट, मतलब कहने का मतलब ये हुआ है, एक गवार आदमी है, अनपढ़ आदमी है, वो जो है एक जगह खड़ा था, आप उसको चिढ़ा रहे थे कि अरे अनपढ़वा तोरा कुछ ना आता है, तो क्या किया, एगो पत्थर था वहां जमीन पर रखल, तो झुका, आप पत्थर को उठाया हाथ से, और उठा करके आप पर दे मारा, लो तुमको हम दे देते हैं। और आप, हम वहीं पर खड़े थे, तो हम पूछेंगे ना कि बताइए कि वो आदमी आपको मारने के लिए कितना काम किया, तो कौन बताएगा? ये अनपढ़ थोड़ी बताएगा, आप ही को बताना पड़ेगा। तो अब स्थिति को समझिए, ये आदमी ने काम क्या किया भाई, तो पत्थर को पहले ऊपर उठाया और फिर फेंक दिया, इतने ना काम किया। तो पत्थर को ऊपर कितना उठाया, तो पत्थर को जो ऊपर उठाया 150 सेंटीमीटर एबव, यानी कि हाइट जो इसका इंक्रीज किया 150 सेंटीमीटर, यानी 1.5 मीटर से।
फिर जो फेंका उसमें वेलोसिटी जो ये दिया वो दिया 3 मीटर पर सेकेंड का। तो आदमी के द्वारा वर्क डन कितना हुआ ये बताइए। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, अब कौन लिखता है प्रिंसिपल, छोड़ दीजिए, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखिए। वर्क बाय मैन, आदमी ने जो काम किया वो क्या किया भाई, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी किया, यानी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दिया ऊपर उठा करके, अब प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या कोई गड़बड़ वाली बात है? देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, यानी कि वर्क डन बाय जो मैन है, पहले पत्थर को ऊपर उठाया फिर फेंक दिया, तो दो काम किया, पत्थर का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दिया और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया, इतना ही तो काम है किया वो। तो इतना जो काम किया उस काम को लिखिएगा कैसे, वर्क बराबर, आप खुद सोचिए, mgh लिखिएगा, आप प्लस हाफ mv² लिखिएगा। अब तो गुना भाग करना बाकी रह गया है। तो mgh मास कितना था पत्थर का भाई, 200 ग्राम था, तो 0.2 kg, 0.2 इंटू 10 इंटू 1.5 mgh, हाफ mv², हाफ 0.2 इंटू 3 का स्क्वायर। देखिए यहां से कीजिए तो 2 हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा ये, प्लस यहां से ये कट जाएगा तो 0.9 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, 3 9 और 2 तो 0.9 हो गया, यानी 3.9 जूल उसने वर्क किया। कितना जूल किया, वर्क 3.9 जूल किया। कहता है इफ इट टेक 1 सेकेंड फॉर डेमोन्स्ट्रेट टू लिफ्ट अ स्टोन एंड थ्रो, कहता है ये सब काम करने में जो इसको टाइम लगाना, आपको उठा के मारने में इसको जो टाइम लगा वो 1 सेकेंड का लगा, तो पावर कितना यूज किया होगा ये सोचिए अपने हाथ में। तो पावर का फॉर्मूला आपको तो पता है कि वर्क बाय टाइम होता है, ये किसको नहीं पता है। तो 3.9 बटा 1 बराबर 3.9 वाट वो पावर यूज किया। लेकिन एससी बराबर बड़ी चालाक है, वो दिए होंगे एचपी में, हॉर्स पावर में, तो 746 से डिवाइड कर दिया, इतना एचपी पावर यूज किया होगा, हॉर्स पावर। देख लीजिए बातों को समझ लीजिए, है ना, टेंशन मत लीजिए, और जो भी डाउट है हमसे पूछ लीजिए, डाउट पूछिएगा, लर्नफन बात मत बोलिएगा। अगर कहीं समझ में नहीं आया तो ये बात बताइए, है ना, बाकी काम हम करेंगे। बात समझ लीजिए इसी तरह से। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना बात अगर समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। है यानी सर्कुलर मोशन एंड वर्क ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट है, दोनों को मिला करके, यानी आज जो आगे अभी पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन एंड यानी कंसेप्ट डेवलप करना है, वर्क पावर एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन मिला करके, दोनों को यूज कीजिएगा ना तो मजा आए। देखिए ये सब बुक में थ्योरी नहीं दिया रहता है जो आप सोच रहे हैं, ये सब हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन बनाने का टेक्निक और तरीका क्या होगा, इस बात की गारंटी ले रहे हैं, समझे बात को। तो कंसेप्ट वर्क पावर एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन का, इस बात को समझ लिया अच्छी तरह से। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर गौर से बात को समझिएगा तो सबसे पहले हम आते हैं आपका वर्टिकल रोटेटिंग स्ट्रिंग में, है ना। मतलब इसमें सबसे पहला कंडीशन में एन ऑब्जेक्ट जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन,
इन वर्टिकल प्लेन, इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में जस्ट ये कंप्लीट कर रहा है सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल प्लेन में जब ये जस्ट कंप्लीट करेगा तो इस तरह से पिक्चर बनेगा। ये एक ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकल में है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको धागा से बंधा हुआ है, तो यहाँ पर मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन जस्ट कंप्लीट कर ले। यहाँ पर मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए, यहाँ पर मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर दोनों सेम होगा। हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको मान रहे हैं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी यहाँ पर हाइट 0 मान रहे हैं। एल जो है लंबाई है किसकी, धागे की, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पर और कुछ नहीं लिखना है हमको। देखिए एट टॉप मोस्ट पोजिशन पर भी मिनिमम जो होता है, मतलब एट टॉप पोजिशन पर, टॉप मतलब वर्टिकल मोस्ट पोजिशन, टॉप पोजिशन पर मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन हो ही जाए। तो ये फॉर्मूला आपको पहले ही डेराइव कर दी, इसलिए यहाँ पर डेराइव अब नहीं होगा। √LG या √RG सर्कुलर मोशन में डेराइव्ड फार्मूला है, कंडीशनल फार्मूला है, जरा ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। अब इसका यूज करेंगे यहाँ पर और सभी पॉइंट पर डिफाइन करेंगे। मतलब कि एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर, यह हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, तो एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर चलते हैं, एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर चलते हैं। हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर चलते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अगर हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर चलते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ लगेगा। देखिए यहाँ फ्रिक्शन उर्क्शन है नहीं कुछ, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही क्वेश्चन बन जाएगा। कहिए कैसे, आप यहाँ पर लिखेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट टॉप पोजीशन। कहां पर, टॉप पर। देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगा mgh, h के बदले क्या ले, देखिए यहाँ अगर हाइट 0 है तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर होगा। यहाँ का काइनेटिक एनर्जी निकालना है, हाफ mv हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर का निकालना है। देखिए यहाँ का हाइट जो होगा, यहाँ से यहाँ तक का हाइट अगर लीजिएगा तो l + l 12 होगा, यानी समझते चलिएगा mg × 12 हो जाएगा, प्लस हाफ mv² हो जाएगा। तो इस पोजीशन का जो वेलोसिटी है वो √RG है या LG है, तो √LG का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए m सब जगह से कट जाएगा, इस GL को उधर ले जाइएगा तो होगा VH²/2 इक्वल टू, देखिए GL है इधर 2GL है, तो यहाँ GL बचेगा और इसका बच जाएगा GL/2 बच जाएगा। गुना भाग कीजिए, 3GL/2 हो जाएगा, नीचे नीचे 2 कट जाएगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो वेलोसिटी होगा वह होगा 3GL होगा, या 3LG लिखिए, जो लिखिए आपकी इच्छा है। यानी याद कर लीजिए, यहाँ पर √LG रहेगा तो कंप्लीट सर्किल कर लेगा, यहाँ पर स्पीड √3LG रहेगा तब कंप्लीट सर्किल कर लेगा। तो लोअर मोस्ट पोजीशन का भी निकालते हैं, एट लोअर मोस्ट पोजीशन पर स्टडी करते हैं, एट लोअर मोस्ट पोजीशन पर स्टडी करते हैं। तो लोअर मोस्ट पोजीशन पर जब स्टडी कीजिएगा तब फिर से लिखिएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट लोअर मोस्ट इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट टॉप, सबसे ऊपर। तो देखिए लोअर मोस्ट पर हाइट नहीं है, इसलिए mg × 0 लिखिएगा, प्लस हाफ mv लोअर पर स्पीड का स्क्वायर निकालिएगा, यहाँ होगा mg × 12 होगा और प्लस हाफ m√LG का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि वहां का तो अभी निकाले थे यहाँ वाला,
mg गुने 2l और स्पीड दिया था, ये ऐसा ही कैंसिल हो गया, m ऐसा ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा VL/2 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, 2GL हो जाएगा और GL/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 एक 5GL हो जाएगा, अब बाई 2 होगा तो 2 नीचे से गायब हो जाएगा, इसे लोअर मोस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी जो है √5GL हो जाएगा, या 5LG लिखिए, वो आपकी इच्छा है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला याद करने से कितना मजा आएगा, क्वेश्चन वो समझ सकते हैं आप, यानी कि बात को समझने की कोशिश कीजिएगा तो ज्यादा कोई कष्ट नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए हम जो बताना चाह रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ समझ सकते हैं आप कि सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट में क्या होगा, जो देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना, यहाँ पर बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से हम क्या कह रहे हैं, जो है ना, एन ऑब्जेक्ट जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन में अगर स्ट्रिंग के साथ कोई रोटेट कर रहा है तो वर्टिकल पर √LG, हॉरिजॉन्टल पर 3LG, लोअर मोस्ट में 5LG होगा। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगाने का यहाँ से तरीका समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, देख लीजिए, कोशिश कीजिए। यानी कि देखिए, ये एक हेमिस्फीयर है, कैसा है, हेमिस्फीयर है, ये रेडियस ऑफ स्मूथ हेमिस्फीयर है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं, क्या किए हैं, एक ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं, तो यहाँ से ये अपने से स्लाइड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर से हम इसको धक्का देंगे, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 देंगे, इनिशियल वेलोसिटी कितना देंगे, 0 धक्का देंगे, ऑब्जेक्ट आगे की ओर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा पोजीशन जरूर आएगा, वहां से ऑब्जेक्ट हवा में उड़ जाएगा, और इसको कहते हैं फ्लाई पॉइंट, मतलब हवा में उड़ना, फ्लाई पॉइंट है ये, हवा में उड़ गया। तो हमको ये निकालना है कि इसके रिस्पेक्ट में ये फ्लाई पॉइंट कितना दूरी पर है, ये निकालना है। जब ये निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। तो नॉर्मल तो इधर वो लगवे करेगा जब मोशन में है तो, और mg तो लगवे करेगा हर हाल में इधर, इधर से एंगल अगर थीटा है ये भी एंगल थीटा होता है, ये बात आपको पता है। अब इसका 2 कंपोनेंट होगा ही हर हाल में, इधर mg साइन थीटा तो होगा ही, इधर mg कॉस थीटा तो होगा ही, इसमें कोई कोताही नहीं है, यानी सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है। और सेंटर इधर है तो mv² भी इधर होगा। तो FBD बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम एट फ्लाई पॉइंट, जहां उड़ने वाला है ना वही पॉइंट का FBD बनाते हैं। जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा तो क्या आपका होगा, नॉर्मल होगा mv² होगा इक्वल टू mg cos थीटा होगा, देख लीजिए ध्यान से। और फ्लाई पॉइंट फॉर जस्ट फ्लाई, अभी उड़ा नहीं है, जस्ट उड़ने वाला है, तो नॉर्मल 0 होने वाला है। जब नॉर्मल 0 होगा तो m से m कट जाएगा, v² इक्वल टू हो जाएगा rg cos थीटा, इक्वेशन नंबर पहला, देख लिए mm कट करके v² इक्वल टू क्या होगा, rg cos थीटा, इक्वेशन नंबर पहला। अब एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, तो पहले उसके लिए हाइट का चेंज निकालना पड़ेगा कि चेंज इन हाइट कितना हुआ। तो यहाँ पर पहले से था और ये नीचे चला गया इतना हाइट से, तो ये हाइट निकालना है, ये वाला हाइट रेड से जो दिखा रहे हैं, ये चेंज इन हाइट मान लिया कि h है आपका, वो हाइट निकालेंगे तो कितना हाइट आएगा। तो चेंज इन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज, या लिख दीजिए डिक्रीज, डिक्रीज इन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो स्लाइड कर रहा है वो कितना होगा। तो देखिए यहां से सेंटर से मेजर किया तो यहां से यहां तक रेडियस r है, और यहां से यहां तक का रेडियस क्या होगा, ये r cos थीटा होगा। फिगर में ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, पिछले क्लास में भी समझा दिए थे कैसे आता है जो, इसलिए यहां पर चेंज इन हाइट जो आ गया h
वो आर और 1 माइनस कॉस थीटा हो गया बाई कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, बाई कंजर्वेशन। देखिए लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी या सीधे एनर्जी भी लिख दीजिए, आपको जैसा इच्छा है वैसा लिखिए, बाई कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, या एनर्जी भी लिख सकते हैं आप, वो आपकी इच्छा है, हम क्या कर सकते हैं उसमें, लेकिन लिखेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट टॉप पर और टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट फ्लाई पॉइंट पर, फ्लाई पॉइंट जहां उड़ने वाला था, जहां उड़ने वाला था उसकी बात करते हैं, एट फ्लाई पॉइंट पर। तो यहां से यहां पर से हाइट 0 मानिएगा, ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है सेंटर, तो यहां से हाइट ये mgr है, यानी पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक 0 है क्योंकि स्पीड 0 से दिया गया है, इक्वल टू यहां से ही स्टडी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे हम लोग यहाँ से भी कर सकते थे, है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहीं से बना देते हैं। तो mgr हो गया यहाँ, और यहाँ का हाइट जब लिखिएगा तो ये हाइट तो आपको हमको निकालने की जरूरत नहीं था, हम डायरेक्ट ये हाइट बना लेंगे। अब ये हाइट r cos थीटा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका m, मतलब कि हाफ m v स्क्वायर तो लिखाएगा ही काइनेटिक एनर्जी, और mg, और यहाँ से इस पोजीशन सेंटर से इसकी हाइट क्या होगा, तो ये वाला पोजीशन है r cos थीटा का, तो r cos थीटा ले लीजिए। देखिए m कट जाएगा, जब कट जाएगा तो इसको इधर ले आइए, तो v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू बचेगा, v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू rg आ जाएगा कॉमन, और 1 माइनस कॉस थीटा बच जाएगा, क्योंकि ये इधर आके माइनस हो जाएगा। देखिए दो गो इक्वेशन है वेलोसिटी का, इसको भी मिटा देते हैं यहाँ से और यहाँ पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन आप पहला और दूसरा से चलिए, दोनों भी स्क्वायर का वैल्यू है, एक rg cos थीटा है, एक है 2rg और 1 माइनस cos थीटा है। तो देखिए rg भाई जी तो गए, और cos थीटा इक्वल टू हो गया 2 माइनस 2 cos थीटा, इसको इधर लाइएगा तो 3 cos थीटा, इसलिए cos थीटा का वैल्यू आ गया 2/3। हम cos थीटा निकाल दिए, क्या निकाल दिए हैं, cos थीटा निकाल दिए, इस बात को समझ लीजिए। देखें जब cos थीटा निकल गया तो हमको ये हाइट भी निकल जाएगा, है ना, कितना हाइट नीचे से वो फ्लाई किया, कितना नीचे जाने के बाद फ्लाई किया, तो अब आते हैं वो हाइट अगर निकालना है कितना नीचे जाने के बाद फ्लाई कर गया वर्टिकल में, तो हाइट था r 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 2/3, यानी r/3, कहां से, फ्रॉम टॉप पोजीशन, टॉप पोजीशन से, यानी टॉप पोजीशन से कहां चला गया, r/3 नीचे जाएगा। तो हर हाल में कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, स्फीयर होना चाहिए, हेमी स्फीयर होना चाहिए, टॉप पोजीशन पर छोड़ दीजिए, ये नीचे आते आते कहीं ना कहीं हवा में आएगा, और वह पोजीशन 100% फिक्स्ड हो गया। ऑब्जेक्ट कैसा भी रहे, सरफेस स्मूथ होना चाहिए केवल, तो r मतलब r/3 नीचे जाने के बाद वो हर हाल में हवा में आ ही जाएगा, इसकी फुल गारंटी मिल गई। इसको अगर याद कर लीजिएगा तो एग्जाम में इतना सोल्यूशन नहीं करना पड़ेगा जितना हम अभी किए हैं, आए बात समझ में। तो कुछ टर्म को लर्न करना पड़ता है, हम लोग बताते हैं कि कैसे एग्जाम में आप फास्ट भागिएगा, इसी के लिए कहते हैं सब लर्न कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा अगर 200-400 कंसेप्ट फिजिक्स में याद कर लिए ना, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम टाइप, तो एग्जाम मान के चलिए कि जेई मेन में लगभग 10 क्वेश्चन तक आएगा, है ना, नीट में लगभग 20-25 तक आएगा एकदम हर हाल में। इसलिए कंडीशन याद रहेगा तो आपको सोल्यूशन करने का टाइम बचेगा ना। अब हमको r/3 आंसर याद है, पहले से रख के गए थे, और आपको दिमाग है, तो दिमाग रखिए के क्या कीजिएगा, अचार बोझिएगा, इतना दूर बनाना तो पड़ेगा ना, 3-4 मिनट का टाइम लग जाएगा आपको, और हम फट से 2 सेकंड में काम करके निकल जाएंगे आगे। इसलिए जो कंडीशन लिखाते हैं उसको याद करना पड़ेगा हर हाल में, एट एनी कंडीशन।
अब जिनको कष्ट है वो पूछ सकते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जरा ध्यान से देखिएगा। आपको डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हेमिस्फेयर रहेगा, आपको बना देगा, कहेगा एक ऑब्जेक्ट जो है स्मूथ है, ये इसकी रेडियस आर है, ये चिकना भी है, यहां से गिर दिए तो फ्लाई पॉइंट ही आ गया, एंड सीधा फ्लाई पॉइंट है। तो फ्लाई पॉइंट में अभी याद किए कि ऊपर से अगर मेजरमेंट करते हैं तो ये वाला जो हाइट है आपका r/3 नीचे जाएगा, मतलब यहाँ के रिस्पेक्ट में r/3 नीचे जाएगा तो हवा में आ जाएगा। और आपको ये बताना पड़ेगा, हो सकता है एग्जाम में यहाँ सेंटर से पूछ दे कितना ऊपर से हवा में आ जाएगा। क्वेश्चन का कोई रंग ढंग होता है। अगर यहाँ से पूछ देगा तो r/3 घटा दीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा 2r/3 हो जाएगा। मतलब 2r/3 हाइट से अगर कोई ऑब्जेक्ट को गिरा दीजिएगा तो क्या होगा, वो फ्लाई कर जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से किसी को रोल डाउन करवाइएगा तो 2r/3 हाइट आते आते वो हवा में आ जाएगा। ये तो दोनों तरफ से आंसर याद हो गया, एक जगह से याद रखना है, बाकी दिमाग लगाना है। कैसे वहां दिमाग लगाए, एक ही जगह से, यही वाला वैल्यू केवल याद, ऊपर से r/3 याद कर लीजिए, कहानी खत्म। अब स्फीयर पर आ जाइए। ये स्फीयर है जो ऐसे फिक्स्ड है, ये स्मूथ स्फीयर है जिसका रेडियस r है, ये स्मूथ स्फीयर है। इस पर एगो ऑब्जेक्ट यहाँ वर्टिकल पर कोई रखा हुआ था, जब ये नीचे जाने लगेगा तब कहीं ना कहीं से तो हवा में आइवे करेगा हर हाल में। ये हो गया फ्लाई पॉइंट। तो याद कीजिए, अब ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात को। आपको पता है ये वाला हाइट कितना है, ये वाला हाइट अभी ऊपर से लिखा हुआ था r/3 होगा। ये वाला हाइट आपको पता है कि 2r/3 है। ये वाला हाइट कितना है, यहाँ से 2r/3 है, ये अभी पता है आपको। लेकिन एग्जाम में ऐसा स्पेयर दे करके यहाँ से ये वाला हाइट पूछ दे तब क्या बताइएगा। ये वाला हाइट पूछ दे आपको कि कितना से ये अप्लाई किया है, तो 2r में से r/3 घटाइएगा, 6 यानी 5r/3 आ जाएगा। मतलब समझे हम क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा, आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, बस इतना ही समझिए बात को अच्छी तरह से, तब मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। यानी बात को समझना पड़ेगा और आंसर हमारे जैसा एक ही जगह से याद रखिएगा, ऊपर से r/3, बाकी थोड़ा बहुत ज्योमेट्री आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, ये जानते हैं क्या है, पाइप है, सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, वो भी हॉलो है, हॉलो सिलेंडर है जिसका रेडियस आपको r है। हॉलो सिलेंडर है जो स्मूथ है, लेकिन यहां से ऐसे काट दिए हैं। ठीक है, ऐसे है। ये वो क्वेश्चन आता है जो जेईई मेन नीट सब एग्जाम में पूछ ले क्वेश्चन। ठीक है, कहता है कि यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी क्या दें, यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी क्या दें कि ऑब्जेक्ट है जो कंप्लीट सर्किट कर ले। फाइंड मिनिमम वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट सो इट कंप्लीट रोटेशन इन स्मूथ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, अब दिमाग लगा दीजिए, क्वेश्चन बना दीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, जो लगाइए। देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, यहाँ पर स्पीड आपको निकालना है कि क्या हो, स्मूथ है, तो यहाँ पर और यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डायरेक्ट लगा दीजिए, कहानी खत्म। यहाँ पर सर्किट कंप्लीट करने के लिए मिनिमम स्पीड
चलिए देखिए यहाँ पर बात ध्यान से समझिएगा। आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर यहाँ पर लगाते हैं तो क्या आएगा आंसर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब लगाइएगा तो यहाँ और वहां का, यहाँ का आपको मिनिमम स्पीड पता है कि भी मीन हर हाल में अंडर रूट आर जी होना चाहिए, तभी वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन अंदर से भी करता है और बाहर से भी करता है। ये बात आपको पहले से पता होना चाहिए। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी लगा दीजिए कहां पर, बॉटम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहां लगा दीजिए, एकदम टॉप पर। यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर होगा बॉटम का, एम जीरो होगा पोटेंशियल एनर्जी, एम जी गुने 2r होगा ऊपर, और हाफ एम अंडर रूट आर जी का होल स्क्वायर होगा। यहां से सॉल्यूशन कीजिएगा, यानी बात समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। वो धागा वाला जो फॉर्मूला याद किए थे ना, तो ऊपर रूट आर जी 3r जी और 5r जी, वही वाला यहाँ भी लगेगा। तो ये सब कंडीशनल चीजों को लर्न करके रखिएगा, तो एग्जाम में ये सब लंथन काम नहीं करना पड़ेगा, गुना भाग आपको डायरेक्ट आंसर बनेगा। इसलिए यहाँ भी आंसर क्या होगा, अंडर रूट 5r जी होगा। देखिए इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर लर्न करके रखिए, क्वेश्चन फास्ट बनेगा, जल्दी जल्दी बनेगा। चलिए अगर कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन क्या, स्प्रिंग। यानी स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होता है उसकी बात करते हैं। तब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग सिस्टम क्या होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब भी कोई स्प्रिंग रखा हुआ है चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर पोटेंशियल स्टोर्ड इन स्प्रिंग निकालना है। देखिए एक ब्लॉक यहाँ लगा दिए हैं, इसको अगर एक्सटर्नल फोर्स बाहर से खींचेंगे तो स्प्रिंग धीरे धीरे लंबाई बढ़ेगी, छोटे खींच लेता है, इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो है आपका क्या हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो वही एनर्जी स्टोर आपको निकालना है कि आखिर क्या होगा जो, ठीक है, एनर्जी स्टोर आपको निकालना है। एनर्जी स्टोर्ड की बात करते हैं कि आखिर एनर्जी स्टोर्ड यहाँ पर क्या होगा जो एनर्जी स्टोर्ड की बात करते हैं, यानी एनर्जी स्टोर्ड। तो देखिए आप जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है, स्प्रिंग फोर्स जो होता है आपका क्या होता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, लेकिन के एक्स लिखिए। और यह जो फोर्स है आपका एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, आपका एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो देखिए एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा। और अगर ये वर्क डन निकालना चाहते हैं तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स। ये फॉर्मूला हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला dw होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। और यहाँ पर जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला की अगर बात कीजिएगा आप,
तो फार्मूला की अगर आप बात करते हैं तो देखिए यहां पर क्या होगा। यहां पर फार्मूला की अगर बात करते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स भी इसी के बराबर हो जाएगा। तो टोटल वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क W जब निकालिएगा तो इंटीग्रेट कीजिएगा और F के बदले kx इंटू dx पुट कीजिएगा। इलोंगेशन शुरुआत करते हैं कहां से कहां तक, तो मानते हैं कि इनिशियल अगर 0 है, यहां से 0 ऑरिजिन से अगर चालू किए हैं और फाइनल x तक इलोंगेट किए हैं तो 0 से x तक इंटीग्रेट होगा। लेकिन अगर x1 से x2 तक रहेगा तो x1 से x2 तक करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। तो यहां से जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है कि बाहर आ जाएगा, x 1+1 होगा, 1+1 होगा, 0 to x होगा। और इसको जब आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो वर्क आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दिस वर्क स्टोर्ड एट पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग सिस्टम। यही वर्क जो है, दिस वर्क स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग सिस्टम। स्प्रिंग सिस्टम यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन इसी को देखिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ के एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। देख लीजिए बात समझ लीजिए इसी तरह से, हाफ के एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं। तो गौर कीजिए यहां से के एक्स फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स, देखिए के एक्स फोर्स है तो यू बराबर हो गया हाफ इंटू फोर्स इंटू इलोंगेशन। ये भी एक फार्मूला हुआ है। दोनों फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बस इतना समझ लीजिए, ये दोनों फार्मूला ही आपको लर्न करना पड़ेगा। हाफ इंटू देख लीजिए ध्यान से, एफ इंटू एक्स होगा, इतना बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए यहां पर हो गया पोटेंशियल स्टोर्ड इन स्प्रिंग का जो फार्मूला होगा हाफ के एक्स स्क्वायर होगा या हाफ के एक्स होगा। यहां पर एक ग्राफ बनाते हैं जो कि स्प्रिंग फोर्स वर्सेस इलोंगेशन का ग्राफ होगा। तो ग्राफ का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है स्प्रिंग में फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप ऐसे पुट कर दीजिएगा इसको और देखिए ये फॉर्मूला है F इक्वल टू माइनस के एक्स, तो बाई इक्वल टू होगा माइनस एम एक्स का ये वैल्यू हो जाएगा। अब स्प्रिंग फोर्स और इलोंगेशन के बीच का जो ग्राफ है उसका ग्राफ हो गया। अब इसमें दो चीज रहेगा, एक निकालेगा स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होगा, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ ग्राफ देखिए यहीं से आपको मिल रहा है। देखिए ये स्प्रिंग कांस्टेंट बतलाएगा, क्या बतलाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट बतलाएगा। क्या बतलाएगा आपका, स्प्रिंग कांस्टेंट बतलाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्या बतला रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो के बतलाएगा यानी स्प्रिंग कांस्टेंट बताएगा। एरिया ऑफ ग्राफ क्या होगा, एरिया ऑफ ग्राफ की बात कीजिए, एरिया निकालिएगा तो ऐसे डॉटेड लाइन कर दीजिए। आई देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एफ इंटू एक्स हो जाएगा। तो हाफ इंटू एफ एक्स क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बता देगा ये, बस इतना याद कर लीजिए। यानी बात समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, हाफ इंटू एफ एक्स इंटू क्या होगा, ये बात आप समझ लिए हैं। अगर इसमें भी किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, सब समझ में आ जाएगा बात। देख लीजिए बात समझ लीजिए इसी तरह से। देख देखिए इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है वो देख लेते हैं।
जैसे स्प्रिंग की बात करते हैं, स्प्रिंग की ही बात करते हैं अभी यहाँ पर फिर से, है ना। स्प्रिंग इनिशियल में यहाँ पर था, और इनिशियल में यहाँ पर था तो x इक्वल टू ये 0 है, और ये मीन पोजीशन है। इसको कहते हैं हम लोग मीन पोजीशन। क्या कहते हैं इस पोजीशन को? मीन पोजीशन कहते हैं, मीन। और जहां तक से जाके लौटा ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों ही कहलाता है एक्सट्रीम। मीन और एक्सट्रीम कहलाता है, ऐसा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। देखिए अगर मीन पोजीशन की बात आप करते हैं, किस पोजीशन की बात करते हैं? मीन पोजीशन की यदि बात करते हैं और एक्सट्रीम पोजीशन का, तो यहाँ x हो जाएगा वैल्यू, और मीन पर जो है x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एट मीन पोजीशन की बात कीजिए, x बराबर 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगा। एट एक्सट्रीम की बात कीजिए, एक्सट्रीम पोजीशन का बात कीजिए आप। जब एक्सट्रीम पोजीशन पर जाइएगा तब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के स्क्वायर, और दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ये क्या होगा? आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट मीन इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एक्सट्रीम, एक्स एक्सट्रीम। देखिए मीन पर जो है पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि एक्सट्रीम से जब कोई लौटता है तो वेलोसिटी वहां 0 होता है। वेलोसिटी क्या होता है आपका? 0 होता है। तो वेलोसिटी 0 हो गया, और ये क्या हो गया आपका? हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। यानी मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जो होगा एट मीन पर, यहाँ मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जो होगा हाफ के एक्स के बराबर होगा, यानी ये काइनेटिक एनर्जी है ना। तो आप तो कह सकते हैं एट मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और ये मैक्स वैल्यू हो जाएगा। क्या होगा? मैक्स, यानी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और ये हाफ के एक्स स्क्वायर है। हाफ हाफ कटेगा, भी होगा के बाई एम का अंडर रूट इंटू एक्स हो जाएगा। यानी मैक्सिमम स्पीड एट मीन पोजीशन है, ये मैक्सिमम स्पीड एट मीन पोजीशन क्या है? मीन पोजीशन है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ये मैक्सिमम स्पीड कहाँ है? मीन पोजीशन पर है। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। ये क्या है? मैक्सिमम स्पीड एट मीन पोजीशन है आपका, कि क्या होगा जो। देखिए यहां से बात ये समझ में आया, एक ग्राफ बनाते हैं, और अगर ग्राफ की बात करते हैं, इधर एनर्जी का ग्राफ है, इधर क्या है? एनर्जी का ग्राफ है, और यहां पर एक ग्राफ ऐसा होगा, एक ग्राफ ऐसा होगा, और एक ग्राफ जो होगा आपका इस तरह से हॉरिजॉन्टल होगा। देखिए यहाँ 3 ग्राफ है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है। अब आप ये सोचिए मीन पोजीशन पर कौन अधिकतम में है? मीन पोजीशन पर किसका वैल्यू ज्यादा है? तो मीन पोजीशन पर आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। देखिए मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो मीन पोजीशन पर जो ग्राफ सबसे ऊपर पहुंचा, यानी ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया, और ये टोटल एनर्जी का ग्राफ हो गया। इस ग्राफ को लर्न करके भी रखना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये आ चुका है। अब किन्हीं को डाउट है तो पूछिए, क्योंकि अब क्लास एंड होगा यहीं पे।
किन्हीं को कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं। नहीं तो पूरा होमवर्क ये है कि आपको पूरा बना के रखना अगले क्लास में, यानी कल सवेरे क्लास होगा।